Hi everyone, once again welcome back to my channel. My name is Navya and in this video we are going to start our unit number 7 from the public institutions in India, and our unit number 7 is the regulatory institution और इसके अंदर basically we are going to study about the RBI. As we all know, RBI is the central bank of our country. ठीक है, RBI की फुल फॉर्म सबको पता होगी, पता है तो कमेंट में लिख देना. ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. तो यस, आरबीआई इज़ द रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन. तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग आरबीआई के बारे में पढ़ने वाले हैं. और उससे पहले क्योंकि हमारे टॉपिक का नाम, हमारी यूनिट का नाम रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस हैं. ठीक है, अभी देखा होगा आपने, है ना, रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस हैं. तो रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन को पता होना चाहिए ना आपको, रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं. तो रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर क्रिएटिंग एंड इन्फोर्सिंग रेगुलेशन विद द स्पेसिफिक इंडस्ट्री और सेक्टर. यहाँ ज़रूरी नहीं है सिर्फ आरबीआई ही की बात हो. रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन होते हैं जो कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जो किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, ठीक है, वो उसको क्या करता है, चलाता है अपने अकॉर्डिंग. ठीक है, वो इन्फोर्स करता है लॉज और रेगुलेशंस. उसको कहते हैं हम लोग रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस. ठीक है, दे एग्जिस्ट टू मेक श्योर दैट एवरीवन शुड फॉलो द रूल एंड रेगुलेशन रिलेटेड टू द इंडस्ट्री. जो रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन है वो ये मेक श्योर करते हैं कि सभी लोग रूल्स और लॉ को फॉलो करें रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री. मेक श्योर यहाँ पे किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री की बात होगी. ठीक है, यहाँ किसी एक उसकी बात नहीं होगी. जैसे कि आपको अगर गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट में मंत्रालय होते हैं ना, बहुत सारे मिनिस्ट्रीज होती है जिसके अलग अलग मिनिस्टर होते हैं. तो वो अलग अलग मिनिस्टर ही उन मिनिस्ट्री, पर्टिकुलर एक मिनिस्ट्री को देखता है. तो सिमिलरली रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन में भी यही होता है कि इंस्टीट्यूशन बना दिया जाता है जो जो जैसे कि प्राइवेट सेक्टर पे देखेगा. ठीक है, जो हेल्थ रिलेटेड सेक्टर पे देखेगा, जो एजुकेशन रिलेटेड सेक्टर पे देखेगा. तो इस तरीके से हमारे रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन होते हैं. ठीक है, तो ये होता है आपका रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन. तो हमारा टॉपिक है इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू आई थी. ठीक है, अब मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि स्टैट्यूटरी बॉडी वो बॉडी होती है जो किसी एक्ट के थ्रू आई होती है. तो क्योंकि जो हमारा आरबीआई एक्ट था 1935 का, बैंक ऑफ इंडिया एक्ट भी कहते हैं इसको, उसके थ्रू आरबीआई आया है. तो बीइंग अ स्टैट्यूटरी बॉडी मीन दैट आरबीआई लीगल अथॉरिटी एंड पावर फंक्शन आर डिफाइंड बाय द लॉ. इसका मतलब ये है कि जो आरबीआई है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब वो एक्ट के थ्रू उसके अंदर डाला गया है इसको कॉन्स्टिट्यूशन में. और आरबीआई के पास ये लीगल अथॉरिटी है दैट उसकी जो पावर और फंक्शन है वो लॉ में ही डिफाइंड है. ठीक है तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ना, ये अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता. इट इज़ एन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. जो कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए रूल रेगुलेशन लिखे, जो इसके एक्ट में इसके लिए रूल रेगुलेशन लिखे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आरबीआई को वर्क करना पड़ेगा. ठीक है, तो और आरबीआई एज वी ऑल नो इट इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. और स्टेबिलिटी और इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री को बचाने के लिए या उनको मेंटेन करने के लिए आरबीआई का एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. ठीक है, और इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सिस्टम, मतलब फाइनेंशियल सिस्टम, मॉनेटरी पॉलिसीज जो हमारी होती है, पैसे से रिलेटेड जो पॉलिसीज होती है, उस पर लगभग जो सारा जिस पे सारा मतलब जो आरबीआई होता है वो ही इन सब चीज़ों को रिस्पॉन्सिबल करने, इन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है, तो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ आरबीआई. अब हम थोड़ा एक्ट ऑफ 1935 के एक्ट पे आ जाते हैं. ठीक है, एक्ट 1935. द एक्ट वॉज पास्ड इन 1934 एंड केम इनटू इफेक्ट इन 1935. ये जो आरबीआई का हमने अभी एक्ट पढ़ा ना 1935, ये 1934 में पास हुआ था, लेकिन इट केम इनटू इफेक्ट इन 1935 में ये इफेक्ट में आया. ठीक है, दिस एक्ट इस्टेब्लिश आरबीआई एज द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री. इसी एक्ट के थ्रू जो आरबीआई है वो एक सेंट्रल बैंक बन गया था कंट्री का. ठीक है, इट डिफाइन द पावर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आरबीआई. बेसिकली कोई भी एक्ट होता है ना, देखो ये बात अब तक आपको समझ आ गई होगी इतनी वीडियोस देखने के बाद, कि कोई भी जो एक्ट होता है ना वो इसलिए ही बनता है ताकि जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए जिसके लिए वो एक्ट बनाया गया है ना, वो उसके अकॉर्डिंग वर्क करे. ठीक है, उसकी रूल्स रेगुलेशन, उसका सब कुछ रेगुलेशन रूल सब उसमें लिखा हो, उसके अकॉर्डिंग उसको अपना वर्क करना है. तो यही होता है एक्ट. तो सिमिलरली इस एक्ट में भी उसकी रूल्स रेगुलेशन बता रही है आरबीआई की कि भाई वो एक सेंट्रल बैंक है कंट्री का. ठीक है, और रिफ्लेक्ट चेंजिंग इकोनॉमिक कंडीशन एंड इवॉल्विंग नीड्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी.
ठीक है। तो ये जो आरबीआई है वो इस एक्ट के थ्रू चलता है, और ऐसा नहीं है इस एक्ट को एक बार बना दिया तो अब इसको इसके अंदर संशोधन या अमेंडमेंट्स नहीं हो सकती। वी कैन डू द वी कैन अमेंड द वी कैन अमेंड द एक्ट, ठीक है, अमेंड द एक्ट ओवर द ईयर अकॉर्डिंग टू अवर चेंजिंग इकोनॉमिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग इस एक्ट को हम लोग अमेंड भी कर सकते हैं, और आरबीआई ने इसको अमेंड भी किया है ताकि जो अपकमिंग जो हमारी अभी हमारे जो न्यू हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस चेंज हो रही है, नए नए चेंजेस आ रहे हैं हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के अंदर, उसके अकॉर्डिंग खुद को सेटअप करने के लिए उसमें डालने के लिए ये इस एक्ट को अमेंड किया गया है, ठीक है। द आरबीआई फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट मॉनिटरी पॉलिसीज, इशूज एंड मैनेजेस द इंडियन रुपी करेंसी, रेगुलेट एंड सुपरवाइज बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अगेन ये काम हम सबको पता है, आरबीआई की जो एक मॉनिटरी पॉलिसी है ये इशू एंड मैनेज करता है इंडियन रुपी और करेंसी को, ठीक है। नोट कौन जारी करता है, हमारे आरबीआई तो जारी करता है, एंड सुपरवाइज बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एज आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, और वी कैन कॉल इट एज अ बैंकर्स बैंक, ठीक है, बैंकों का भी बैंक है ये, ठीक है। तो ये ही रेगुलेट करता है और सुपरवाइज करता है क्या, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, ठीक है। ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हमारी कंट्री के उसको भी मैनेज करता है, और प्राइस स्टेबिलिटी जैसी चीज़ों को भी प्रमोट करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मेंटेनिंग इकोनॉमिक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंडिया। कि बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट काम इसका यही हो जाता है कि ये सबसे पहले तो करेंसी जारी करता है, दूसरा ये प्राइस स्टेबिलिटी को इकोनॉमी के अंदर स्टेबल करके रखता है कि भाई ये नहीं बिन जो मन कर रहा है दुनिया भर के नोट छाप दिए, नो, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि कितने भी नोट छाप रही है आरबीआई, नो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। अगर ऐसा आरबीआई करती है तो उससे इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की स्थिति आ जाती है इकोनॉमी में, ठीक है। तो प्राइस स्टेबिलिटी का काम भी कौन करता है, आपका आरबीआई करता है, ठीक है। इट इज़ गवर्न बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब देखो इसके ऊपर ये नहीं, आरबीआई एक इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है इंडिपेंडेंट, बट उसको भी कोई कंट्रोल करता है, दैट इज़ द सीबीडी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसको कंट्रोल करते हैं और ऑपरेट करती है अंडर 1935 के एक्ट के थ्रू, ठीक है। अब थोड़े फंक्शंस पे आ जाते हैं आरबीआई के। आरबीआई के फंक्शंस देखो क्या है, सबसे पहले हम इसकी मॉनेटरी पॉलिसी, दो पॉलिसी होती है, मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसीज़ के अंदर रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये मैं आपको एक पेज पे समझाती हूँ, रुको। यस, तो जो आपका आरबीआई है ना, इसके अगर हम फंक्शंस को डिवाइड करें तो वो दो तरीके से डिवाइड होते हैं। एक तो आपका होता है मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, और एक होती है आपकी फिस्कल पॉलिसी। आप में से अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी अपनी 11th-12th में, तो आपने इस पॉलिसी के आई गेस यस मैक्रो इकोनॉमिक्स में है ये आपके 12th में, ठीक है। तो मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी आपने देखी होगी। मॉनेटरी पॉलिसी जो पैसों से रिलेटेड होती है, जैसे कि आपका रेपो रेट हो गया, ठीक है, आपका रिवर्स रेपो रेट हो गया, ये सारी चीज़ें हमारी मॉनेटरी पॉलिसीज़ में आती है, ठीक है। वहीं अगर फिस्कल पॉलिसी की बात करें तो इसके अंदर हमारा आता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, सब चीज़ें हमारी आरबीआई की फंक्शंस में आ जाती है, ठीक है, मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। तो अब हम लोग फंक्शंस ऑफ आरबीआई में मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ने वाले बेसिकली, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आरबीआई फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया, यानी कि पैसों से रिलेटेड जो भी पॉलिसी होती है वो कौन लेकर आता है इन कंट्री के अंदर, आरबीआई, ठीक है। अगला इसके अंदर हमें रेपो रेट पढ़ना है, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशो, जिसको आप सीआरआर भी कहते हैं, ठीक है। रेपो रेट बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा रेट एट विच द आरबीआई लैंड मनी टू कमर्शियल बैंक, कि भाई ये जो आपकी आरबीआई है ना, इसके पास पैसा है, ठीक है, और कमर्शियल्स बैंक के पास पैसों की थोड़ी कमी हो गई है, ठीक है, इनको पैसा चाहिए, तो आरबीआई क्या करता है, इनको पैसा दे देता है ताकि ये आगे उन पैसों को बचा सके, ठीक है। तो इसको ही क्या कहते हैं, रेपो रेट, ठीक है। अगला आता है आपका रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, इसकी स्पेलिंग यहाँ गलत है, ठीक है, यहाँ रिजर्व लिखा हुआ है, रिवर्स है ये, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं वो आरबीआई को पैसा देते हैं, ठीक है। रेपो रेट में आरबीआई कमर्शियल बैंक को पैसा देता है, ठीक है, और रिवर्स रेपो रेट में जो आपका कमर्शियल बैंक है वो आरबीआई को पैसा देता है, ठीक है, ताकि मनी सप्लाई कंट्रोल रहे, ठीक है, इकोनॉमी के अंदर प्राइस स्टेबिलिटी बनी रहे।
तो ये होता है आपका रिवर्स रेपो रेट। और तीसरा आता है आपका कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो मतलब एक मिनिमम पोर्शन ऑफ पैसा या डिपॉजिट जो हर एक बैंक, हर एक कमर्शियल बैंक अपने साथ रखता है, अपने पास रखता है, वो होता है आपका कैश रिजर्व्ड रेशियो। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। आप अगले पॉइंट पे आते हैं अपना, दैट इज़ करेंसी मैनेजमेंट। और एक चीज़ और कि अगर ये तीन चीज़ें इकोनॉमी में हैंडल हो गई है ना, तो प्राइस स्टेबिलिटी बनी रहेगी और इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई कंट्री के अंदर नहीं आएगी। वहीं अगर हम करेंसी मैनेजमेंट की बात करते हैं कि देश के अंदर किस तरीके से करेंसी को मैनेज किया जाए, तो अगेन आरबीआई इशू करता है मैनेजमेंट ऑफ करेंसी इन इंडिया। उसका पूरा आरबीआई ही देखता है, उसकी जो भी रेगुलेशन रूल्स होते हैं, जिस तरीके से जिस फेजेस के अंदर वो चार्टर्स निकलते हैं, वो सब आरबीआई देखता है। इट इंश्योर एडिक्वेट सप्लाई ऑफ करेंसी नोट एंड कॉइन्स एंड वर्क टू मेंटेन द इंटीग्रिटी एंड क्वालिटी। और एडिक्वेट सप्लाई ऑफ करेंसी नोट का मतलब ये है कि वही जो मैंने आपको बताया था, बिना मर्जी के कितना मर्जी पैसा छापना इज़ नॉट द राइट वे टू रन अ इकोनॉमी। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया जाता है, एक सेट कर दिया जाता है कि इतना ही पैसा छापा जाएगा। अगर ज़्यादा छापेंगे तो गाइज इन्फ्लेशन आ सकता है। ठीक है, लोगों के पास पैसा बढ़ जाएगा तो कीमतें राइज हो जाती है चीज़ों की। तो दिस इज़ द करेंसी मैनेजमेंट थिंग। तो थर्ड आता है अपना बैंकिंग रेगुलेशन एंड सुपरविजन। बैंकिंग रेगुलेशन एंड सुपरविजन का मतलब ये है कि हमें पता है दैट आरबीआई इज़ द सेंट्रल्स बैंक एंड इट इज़ ऑल्सो द बैंकर्स बैंक। तो जो आरबीआई है वो सभी बैंक्स को सुपरविजन प्रोवाइड करता है, सुपरवाइज करता है उनको। ठीक है, जैसे क्लास में मॉनिटर होता है ना, वो सुपरवाइज करता है। आपके कॉलेजेस के अंदर आपके सीआर्स होते हैं, ठीक है, सुपरविजन करते हैं सारे बच्चों ने असाइनमेंट दिया या नहीं दिया, इस तरीके की चीज़ें। ठीक है, तो आरबीआई भी सब रेगुलेट करता है, सुपरवाइज करता है बैंक्स को और पूरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या सिस्टम को कह लो इंडिया के अंदर। ठीक है, ताकि कंट्री के अंदर प्राइस स्टेबिलिटी बनी रहे, ठीक है, इन्फ्लेशन ना आए। ठीक है, और जितनी भी गाइडलाइंस और रूल्स है ना आरबीआई बैंक्स के लिए, कमर्शियल बैंक्स के लिए, ठीक है, जितने भी बैंक्स हैं हमारे, उन सबको कौन ध्यान रखता है, आरबीआई ध्यान रखता है। ठीक है, इट्स सेट रूल एंड गाइडलाइन फॉर बैंक एंड मॉनिटर देयर एक्टिविटी टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। हेल्थ ऑफ द बैंकिंग सिस्टम से मतलब है कि भाई जो सारे बैंक्स हैं वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे, किसी चीज़ की कमी तो नहीं है, ठीक है, या कोई लॉस तो नहीं हो रहा है। अगर लॉस हो रहा है तो उसको सपोर्ट भी कौन प्रोवाइड करता है, आपका बैंकर्स बैंक, आरबीआई। ठीक है, तो रेगुलेशन और सुपरविजन का काम भी कौन करता है, आपका आरबीआई। ठीक है, समझ आया। फोर्थ है आपका फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट का मतलब है, जैसे देखो फॉरेन एक्सचेंज क्या होते हैं, जैसे मैं हूँ, ठीक है, मुझे एक आईफोन ख़रीदना है। अब आईफोन तो भाई बाहर बन रहा है, ठीक है, मान लो यूएस में ही है, ठीक है, तो मान लो वहाँ की जो करेंसी वो तो डॉलर है। मुझे आईफोन ख़रीदना है, मैं तो इंडियन रुपी में ही ख़रीदूँगी। भाई मैंने दे दिए 1-1.5 लाख रुपए, भाई आईफोन चाहिए मुझे। ठीक है, तो जब मैंने पैसे दिए तो मैंने तो इंडियन रुपी में ही दिए और उन्होंने मुझे फ़ोन भी दे दिया। लेकिन जब वो जिस कंपनी या जिस शोरूम से मैंने उसको ख़रीदा है, वो लोग जब पेमेंट करेंगे ना बाहर, जो उन्होंने उन फ़ोनों को ख़रीदा होगा बाहर से, तो उन्होंने डॉलर में पेमेंट की होगी। ठीक है, हालांकि वो इंडिया में रह रहे, लेकिन पेमेंट उन्होंने यूएसए को डॉलर में करी होगी। कि अब ये जो डॉलर आया, ये जो पैसा डॉलर में चेंज होकर दूसरी कंट्री में गया, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, हमारे पास क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, जितना ज़्यादा दूसरे हमारे यहाँ से ट्रेड करते हैं, हमारे यहाँ उतना पैसा आता है। ठीक है, जितने बाहर की जो कंट्रीज़ है वो हमसे ट्रेड करती हैं, ठीक है, तो वो हमें पेमेंट करती हैं, तो वो डॉलर में करती हैं। ठीक है, तो जब वो डॉलर में पेमेंट करती है तो हमें इंडियन रुपी में रिसीव होता है, लेकिन डॉलर भी रहते हैं हमारे पास। ठीक है, वो लोग हमें डॉलर ही दे रहे हैं ना, इंडियन रुपी में तो हम कन्वर्ट कर रहे हैं, हमारे पास तो पैसे आ गए ना। तो वही क्या है, आपका फॉरेन रिजर्व है, जो बाहर से पैसा आ रहा है उसको बचा के रखना, ताकि इन फ्यूचर जब ये सब चीज़ें हो तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़ा रहे, ठीक है, बचा रहे। तो आरबीआई क्या करता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मेंटेन करता है। ठीक है, और यहाँ पर एक्सटर्नल ट्रेड, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन जो रिजर्व है वो कैसे आता है हमारे पास, जब हम किसी बाहर की कंट्री से ट्रेड करते हैं। ठीक है, हम यहाँ से कुछ चीज़ खरीद रहे हैं, बाहर की बल्क में चीज़ खरीद रहे हैं कुछ भी, ठीक है, तो हम लोग पेमेंट इंडिया में करेंगे, इंडियन रुपी में करेंगे, तो वो लोग इंडियन रुपी को ले लेंगे। ठीक है, तो उनके पास ये रिजर्व हो जाएगा इंडियन रुपी, ताकि इन फ्यूचर उनको हमसे कुछ खरीदना हो तो वो भी तो इंडियन रुपी हमें देंगे। तो दिस इज़ द थिंग। ठीक है, सिमिलरली डॉलर के केस में भी यही है। ठीक है, तो आई होप ये समझ आया होगा आपको।
ठीक है, एंड पेमेंट एंड रेगुलेट द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो एक्सचेंज रेट इस तरीके से मेंटेन रहते हैं। पांचवा आता है बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। अब जो आरबीआई है वो बैंकर का बैंक के साथ साथ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का भी बैंक है। इनके जो अकाउंट्स होते हैं ये भी कौन हैंडल करता है, आपका आरबीआई हैंडल करता है। ठीक है, यहाँ मैं मोदी जी के अकाउंट की बात नहीं कर रही हूँ, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अकाउंट की, एक कंट्री के अकाउंट की बात करी जा रही है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे किसी पर्टिकुलर नेता के अकाउंट की बात नहीं हो रही है, कहीं ये सोचो। ठीक है, तो इट मैनेजेस में MANAGES होता है, मैनेजेस देयर अकाउंट, कंडक्ट ट्रांजेक्शन्स ऑन देयर बिहाव एंड प्रोवाइड देम विद फाइनेंशियल सर्विसेज। यानी कि जितनी भी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, अगर सेंट्रल और स्टेट पे कोई आपदा आती है तो वो अपने आरबीआई के पास जाकर उनसे पैसा लेकर उस चीज़ को सही कर सकते हैं। तो यही है बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। ठीक है, तो आई होप आपको ये इतना समझ आया होगा, ये वीडियो आपको क्लियर हो गई होगी। सो येस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो विद अनदर टॉपिक। तो और आई गेस लास्ट टॉपिक होने वाला है आपका वो, जो भी हम पढ़ेंगे अब इसके बाद। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।